व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। देखिए कोट कितनी शानदार है। आप में से एक स्टूडेंट ने नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट की थी, कोई शिप जो बनाया जाता है, जहाज जो बनाया जाता है, वो समुद्र में उतारने के लिए बनाया जाता है, ना कि वो एक बंदरगाह पर खड़ा करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर कोई जहाज एक बंदरगाह पर खड़ा रहेगा तो वहां पर सेफ है, पर लेकिन वो उसके लिए बनाया नहीं जाता है। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह में रणवीर कपूर का डायलॉग रहता है कि रिस्क के बारे में जब वो बात करता है कि रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो सेल्समैन हूं। तो लाइफ में आप लोग को थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा। जिस तरीके से प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा और 60 क्वेश्चन सही होंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिस्क लेना ही पड़ेगा, पर वो जो रिस्क रहता है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क रहता है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके समुद्र में कूद गए, उस तरीके का रिस्क नहीं रहता है। देखिए हमेशा रिस्क लाइफ में इस तरीके का लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को कुछ हार्म ना हो। चाहे हमारा मनी का हार्म हो जाए वो चलेगा। मान लीजिए अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ, वो चलेगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा सिलेक्शन। पर लेकिन अगर आप बिल्डिंग पे चढ़ के शक्तिमान की तरीके से गोल गोल घूमने की कोशिश करेंगे तो नीचे गिरने के बाद में बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो वो वाली गलती नहीं करनी है। रिस्क हमेशा ऐसा लेना है जिस तरीके से कि मतलब जिस तरीके से एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है। क्या होगा, मान लीजिए आज कल को बिजनेस डूब भी गया, वो तो ठीक है ना, उसके हाथ पैर तो सही है ना। तो इस तरीके का रिस्क लेना पड़ता है। उस तरीके को बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। तो हमेशा उस तरीके का रिस्क आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो उस तरीके का रिस्क लेना ही लेना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा। ओके, चाहे वो एग्जाम हो या फिर कोई बिजनेस हो, तो कहीं पर भी इस तरीके का रिस्क लिया जा सकता है। तो आज 21 जुलाई है, देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हमको डिस्कस करने हैं। देखिए स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है, SSC बैंकिंग और दूसरे एग्जाम, और यहाँ पर आज UPSC के लिए भी अवेलेबल है अभी ये। तो जो ये UPSC के कोर्स बनाए गए हैं, ये गौरव सर के द्वारा, महिपाल सर के द्वारा और भूमिका मैम के द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर इन पर 5000 का डिस्काउंट चल रहा है, और जो दूसरे एग्जाम है उन पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है, हमारे नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, 14th प्रेसिडेंट। आप लोगों को न्यूज़ तो मिल ही गई होगी, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए, जो ये अपोजिशन में थी, जो लड़ रही थी, मीरा कुमार जी थी, और दूसरी साइड में कौन थे, ये रामनाथ कोविंद जी थे, जो कि हमारे 14th प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए हैं आज की डेट में। तो ये हमारे नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं। तो थोड़ी सी इनके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आर्टिकल तो वैसे कंप्लीटली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल से डिस्कस किया गया है। ये जो न्यूज़ है थोड़ा सा आगे भी पेज में दे रखी है, क्योंकि प्रेसिडेंट बने हैं तो इलेक्शन हुए, तो कई जगह की न्यूज़ है ये। तो थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़ एनालिसिस में हम इसको देखेंगे। तो ये हमारे 14th प्रेसिडेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो इनको मिले हैं 65% के लगभग वोट इनको मिले हैं एज कंपेयर टू जो मीरा कुमार को, ठीक है ना। तो इनको काफी अच्छे वोट दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये बोली जाती है, देखिए बीजेपी ने इनको सेलेक्ट किया था एक दलित कैंडिडेट के तौर पर, ठीक है ना। तो सेकंड दलित भी इनको बोला जा रहा है कि सेकंड दलित प्रेसिडेंट है। पहले जो थे वो थे KR नारायण। यार ये जो इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं ना कि दलित प्रेसिडेंट बन गए, मुस्लिम प्रेसिडेंट बन गए, हिंदू प्रेसिडेंट बन गए, मतलब प्रेसिडेंट बन गए, मीडिया भी इस तरीके के वर्ड यूज करती है। पता नहीं यार, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों का पता नहीं, जो भी लगता हो आप लोगों को, पर लेकिन मतलब ये इंडिया के प्रेसिडेंट बने। अब तो ये बोल सकते थे कि 14th प्रेसिडेंट बन गए, मतलब ये वाला टैग लगाना भी जरूरी था कि ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट बन गए, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट बन गए, सेकंड हिंदू प्रेसिडेंट बन गए। मतलब ये तो मतलब खुद मीडिया हमारी जनता की, हमारी सिटीजन की, हमारे कंट्री के जो आदमी है उनके माइंड में इस तरीके की बातें डालती है। तो ये इस तरीके की बातें साइड में रखनी चाहिए। टॉपर बन गया, कोई दलित टॉपर बन गई, मुस्लिम टॉपर बन गया, क्रिश्चियन टॉपर बन गया। तो यार टॉपर बन गया, ये देखो कि एक स्टूडेंट टॉपर बना है, एक इंसान प्रेसिडेंट बना है, इंडियन सिटीजन प्रेसिडेंट बना है। तो उस तरीके की बातें करनी चाहिए, ना कि इस तरीके की। मीडिया भी आधी बातें ऐसी करती है, हर जगह करते हैं ये अपनी TRP गेन करने के लिए। तो चलिए जो भी है, आप लोगों को याद रखना है कि 14th प्रेसिडेंट ये हमारे बन गए हैं हमारी कंट्री के। ओके, तो इनको अच्छी खासी वोट मिली है, और ये यूपी के रहने वाले हैं, यूपी से निकल के आए हैं। और आज की डेट में जो ये थे बिहार के गवर्नर भी थे, तो बिहार के गवर्नर की पोस्ट इनके पास थी। जो देखने में ये आ रहा है एक बात, जो कि आज तक देखिए जो प्रेसिडेंट बने, तो बीजेपी से कोई प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनकर नहीं पहुंचा था आज तक यहाँ तक। तो ये फर्स्ट बीजेपी के ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये बीजेपी के लिए भी अच्छी बात है एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी। खैर एक बात और भी निकल के आती है, देखिए हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है
वो एक न्यूट्रल पोस्ट मानी जाती है। न्यूट्रल मतलब देखिए जब प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठ गया है तो अपोजिशन भी, अगर उनके कोई ग्रीवेंसेस है तो अपोजिशन भी अपनी बात लेकर इनके सामने जाएगी, तो ये एक तरीके से न्यूट्रल पोस्ट हो जाती है। इसी तरीके से स्पीकर की पोस्ट जो होती है वो लोकसभा में, वो भी एक न्यूट्रल पोस्ट मानी जाती है। और स्पीकर की पोस्ट को तो और भी ज्यादा न्यूट्रल बनाने के लिए अगर यूके से हम देखें, यूके में एक प्रोविजन है, क्या, अगर किसी को स्पीकर बना दिया गया है वहां पर, तो क्या करते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स तक उनकी जो पोस्ट है जहां से वो इलेक्शन लड़कर आते हैं उससे कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो इतना ज्यादा न्यूट्रल बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए ये एक अच्छी बात रहती है खासकर डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अगर हाईएस्ट पोस्ट पर अगर कोई कैंडिडेट बैठा है तो वो न्यूट्रल ही होना चाहिए, उसको किसी भी पार्टी के फेवर में अपने डिसीजन नहीं लेना चाहिए अगर डेमोक्रेसी को अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो रिपब्लिक जो निकल के आता है वो वर्ड, वो इसीलिए निकल के आता है क्योंकि ये जो पोस्ट है ये एक न्यूट्रल पोस्ट है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में आपने काफी बार पढ़ा होगा ये वर्ड, तो वो इसीलिए डाला जाता है यहां पर। ओके, आगे देखिए क्या बात की गई यहां पर। टोटल जो वोट थी वो थी लगभग कितनी थी, 4851 ये थी यहां पर टोटल, ठीक है। और इसमें देखिए कई सारी इनवैलिड वोट भी पाई जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग वोट डली हैं, जो वोट डाली गई है स्टेटों में डाली गई है वो यहां पर दे रखी है, एमपी और एमएलए ने अपने एरिया में डाली है, और जो वोट पार्लियामेंट में जाकर डाली गई है वो यहां पर है, ठीक है। तो ये तो खैर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ इसका कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थी वो यहां, कुछ आगे मिलेगी आप लोगों को, वहां पर देखेंगे थोड़ा। और देखिए यहां पर एक बात और निकल के आती है, जो बात बोली गई है इस आर्टिकल में वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर जो वोट डाली गई है वो सबने अपने पार्टी के कद से ऊपर उठ के वोट डाली गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात रहती है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो क्या है, एक व्हिप जारी की जाती है कि अगर कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो कि पार्टी के फेवर में ही वोट डालनी है। तो प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इनके इलेक्शन में वो व्हिप जो है वो काम नहीं करती है। मतलब आप किसी के लिए भी वोट डाल सकते हैं, पार्टी से, रिलीजन से, कास्ट से ऊपर उठकर आप वोट डाल सकते हैं, यहां पर ऐसा कुछ भी काउंट नहीं होता है। और अगर आप किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट डालते हैं अपनी पार्टी से दूर जाकर, मतलब कांग्रेस ने अगर आज की डेट में इनको वोट दिए हैं किसी कैंडिडेट ने कांग्रेस के, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उसको अपनी पार्टी से निकाल देगी, तो वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो ये एक अच्छी बात है, एक रिपब्लिक हेड चुनने के लिए ये काफी अच्छा एक आप लोग बोल सकते हैं एक कन्वेंशन है हमारे यहां पर। ओके, ये जो नीचे वाला आर्टिकल है ये है ओएनजीसी और एचपीसीएल के बारे में। तो एक साइड में तो हो गया ओएनजीसी और दूसरी साइड में हो गया एचपीसीएल। तो ओएनजीसी क्या करने जा रही है, ओएनजीसी इसके 51% शेयर खरीदने जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले एक बात का पता होना चाहिए, देखिए आज की डेट में इसमें जो है मैक्सिमम गवर्नमेंट के शेयर है। अगर मान लीजिए ओएनजीसी ने 51% इसके शेयर खरीद लिए, तो 50% से शेयर अगर किसी दूसरी कंपनी के पास चले जाते हैं, तो इसका जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन रहेंगे, अब जब तक ओएनजीसी वाले उसको नहीं बोलेंगे कि ये डिसीजन सही है या गलत है, तब तक वो डिसीजन नहीं माना जाएगा। अब तक यहां पर सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। तो इस तरीके से क्या होगा, अब ये एक तरीके से मिलकर मर्ज कंपनी बन गई, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस किसका चलेगा, अब यहां पर ओएनजीसी का चलेगा। ओके, तो ओएनजीसी के गाइडेंस के अंदर ही सारा काम होगा यहां पर। तो ओएनजीसी क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और ये क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस तरीके से ये कंपनी जो है एक बन गई। तो आप लोगों ने देखा होगा बैंकों का भी मर्जर हो रहा है हमारे यहाँ पर, एसबीआई में कई सारे बैंक मर्ज कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए बताइए कितने बैंक मर्ज किए गए हैं और कौन कौन से बैंक मर्ज किए गए हैं, सारे नीचे लिस्ट में लिखिए आप लोग, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखिए मर्ज करने से क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग एक जगह आ जाती है और एक अच्छे लेवल पर डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे जिस तरीके छोटे छोटे अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये अपना कुछ डिसीजन ले रहे हैं, मार्केट में कुछ हो रहा है, जबकि काम एक ही कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, रिफाइनरी का काम कर रहे हैं। रिफाइनरी का मतलब बाहर से हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल लेके आ जाता है। आप लोगों ने सुना क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या होता है, एक कच्चा तेल होता है। तो कच्चा तेल जब वहां से टैंकर भर भर कर इंडिया में लेके आते हैं उसको, तो फिर ये कंपनी ओएनजीसी हो गई, एचपीसीएल हो गई, ये कंपनी क्या करती है, उसको रिफाइन करती है। तो रिफाइन करने के बाद में उसमें से पेट्रोल अलग निकाला जाता है, डीजल अलग निकाला जाता है, ग्लिसरीन वगैरह अलग निकाली जाती है, और भी ऑयल प्रोडक्ट जैसे मिट्टी का तेल हो गया वो अलग निकाले जाते हैं, ठीक है ना, क्रोसिन ऑयल। तो ये सारी चीजें जो इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो रहता है मैक्सिमम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, वो काफी कंट्रोवर्शियल रहता है। मतलब अगर हमारा इंपोर्ट यहाँ पर घट जाता है तो हमारा एक्सपोर्ट भी घट जाता है। तो हमको दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना के चलना पड़ता है। इसीलिए हमारे ऊपर ये कंडीशन इंप्लीमेंट रहती है यहाँ पर कि हमारा जितना हमारा इंपोर्ट यहाँ पर घटेगा तो हमारा एक्सपोर्ट, जो कि इसमें हमारा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो हमारा एक्सपोर्ट भी इसलिए बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, जितने भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं इनमें। तो अगर ये सारा एक अच्छी कंपनी के अंडर में रहेगा, जो डिसीजन मेकिंग अगर अच्छी रहेगी, जो कि आज के लेवल में अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है,
तो जो गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल की गई कंपनी उसको भी एक अच्छे लेवल का वर्जन यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब ये गवर्नमेंट अगर ये वाली कंपनी भी अगर मार्केट में इसके भी स्टेक आएंगे, जो कि डिसीजन किसकी रहेगी, अब ओएनजीसी का रहेगा, तो एक मार्केट में आप लोग बोल सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो हमारी भी कंपनी काउंट हो पाएगी एक इंटरनेशनल लेवल की लिस्ट में। हम ये बैंक इतने सारे मर्ज क्यों कर रहे हैं? हम ये बैंक इसलिए मर्ज कर रहे हैं ताकि हमारे बैंक की भी रैंकिंग आ सके वर्ल्ड की बैंकिंग की रैंकिंग में, हमारे यहां पर भी एक वर्ल्ड लेवल का बैंक हो सके, हमारे यहां पर भी एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी हो सके, तो इसलिए हम मर्ज करते हैं, वरना मर्ज करने का कोई मतलब नहीं होता है। एक अच्छे लेवल का हमारे यहां पर भी मतलब वर्ल्ड लेवल की कोई रैंकिंग दी जा सके। यूनिवर्सिटी पे हम इतना फोकस क्यों करते हैं? यूनिवर्सिटी को हम अच्छे लेवल पे ले जाने की इसलिए फोकस करते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी भी यूनिवर्सिटी जा सके। तो एक और वर्ल्ड रैंकिंग में कब आएगी? तब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा। तो अगर ये सारे काम अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे तभी तो हमारी रैंकिंग अच्छी होगी। और जब एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉफिट अच्छा होगा तो फिर उसका प्रॉफिट क्या होता है, वो ट्रांसफर किया जाता है कंज्यूमर को भी, तो कंज्यूमर भी खुश रहेगा। तो एक साइकिल चलती है, पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से अगर वर्क होता है। तो इसीलिए इनका मर्जर किया जाता है। तो यहां पर देखिए मर्ज जब इसका किया जा रहा है तो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब अगर 51 शेयर इसके ओएनजीसी के पास हो गए तो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा अच्छा खासा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे के हाथ में दे दिया है। और ऐसा नहीं है 51% ही होना चाहिए, कितना भी हो सकता है, 1%, 2%, 3%, जितना परसेंट ये शेयर चाहे इनको बेच सकते हैं। पर यहां पर 51% आज की डेट में ओएनजीसी के पास चला जाएगा, तो गवर्नमेंट को काफी पैसा मिलेगा। तो जो राइटर हैं, जो लिखने वाले, बोल रहे हैं कि यहां पर खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 2007 के एयर फेयर में एयर इंडिया और एयरलाइंस का क्या किया था, मर्जर करने की कोशिश की थी, तो उनका मर्जर आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और आज की डेट में आप देख रहे हैं एयर इंडिया कहां पर पहुंच गई है, आकर कितने बड़े ह्यूज लॉस में चल रही है, इतना डेट हो गया उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ये कंडीशन बन जाती है कई बार। तो ये बोल रहे हैं कि प्री मैच्योर, अभी इसको सेलिब्रेट मत करो, अभी सेलिब्रेशन तब होना चाहिए जब आप कुछ रिजल्ट आपको मिलने लगे। ये वही बात होगी, आप लोग एग्जाम दे के आए, प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो खुशी के मारे कूदने लगे कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया, 2-4 आसपास वाले भी आपको सलाम करके निकलने लगी, देखो यार प्रीलिम्स क्लियर कर दिया बंदे ने। तो जब तक फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ जाता है तब तक कोई सेलिब्रेशन नहीं, ठीक है ना, तब तक किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन निकल के नहीं आना चाहिए। तब तक अपने आप को एक कंसिस्टेंट मोड में रखना है, पढ़ाई करनी है उसी तरीके से जिस तरीके से आपने प्रीलिम्स क्लियर करा है, सारे मोड उसी तरीके से क्लियर करने हैं। तो कुछ इसी तरीके का सजेशन यहां पर गवर्नमेंट को दिया जा रहा है आर्टिकल लिखने वाले के द्वारा कि अभी सेलिब्रेट मत करो, अभी कई सारी स्टेज और भी बाकी है मेरे दोस्त। ये जो नीचे वाला आर्टिकल है, यहां पर ये आर्टिकल एक तरीके से गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया गया है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल भी है, तो एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है। ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, माइंड ब्लोइंग आर्टिकल लिखा गया है। तो 2011 में हमारे यहाँ पे सेंसस हुआ था, अब 2021 में होगा। आप लोगों को पता होगा 10 साल पर सेंसस होता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि लैंग्वेज को यहां पर पूरा फोकस देकर चला गया है कि लैंग्वेज जो है हमारे यहाँ पे विलुप्त होती जा रही है। और जो विलुप्त का जो मेन रीजन यहां पर बताया गया है वो बताया गया है माइग्रेशन एक मेन रीजन है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी प्रेफरेंस नहीं दे रही है, वो भी रीजन बोला जा सकता है। क्योंकि आप लोग देखिए, अगर माइग्रेट हो गए यहाँ से कोई, आप ही लोग देख लीजिए, अगर किसी रूरल एरिया से माइग्रेट हो गए किसी अर्बन एरिया में आता है तो वहां पर आकर कोशिश करता है कि अपनी लोकल लैंग्वेज न बोली जाए। तो कई सारे इश्यूज हैं यहाँ पर, काफी अच्छा आर्टिकल है, इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। जो ये साइड वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे बात की गई है अर्बनाइजेशन जो कि आज की डेट में हमारी कंट्री में होता जा रहा है, और दूसरी साइड में है कंजर्वेशन, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम, अगर हमारे जैसे पुराने, हमारे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को 1-2-3 दिन पहले भी अभी ये आर्टिकल इस तरीके का डिस्कस किया था, ठीक है ना, म्यूनामेंट की जब हम लोग बात कर रहे थे कि आसपास के 100 मीटर के एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए पीछे के आर्टिकल भी और 1-2 आर्टिकल और ऐड करके इस वाले आर्टिकल को मैं कल डिस्कस करूंगा काफी अच्छे से। आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन है जिस तरीके से लास्ट टाइम भी मैंने दिया था, आप लोगों को अपना व्यूज देना है। यहां पर 3 व्यू यहां पर दे रखे हैं, आपको अपनी थोड़ी क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट करनी है और इस पे अपना व्यू देना है। आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप किस तरीके से इसको देखते हैं। काफी अच्छे अच्छे पॉइंट यहां पर दे रखे हैं, सारे पॉइंट आप लोगों को पढ़ने हैं और इसके बाद में अपना व्यू नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। और देखिए आंसर देने के लिए आप फ्री है, जहां पर भी चाहे आप लोग आंसर दे सकते हैं। यहां पर नीचे आंसर दे सकते हैं, जहां पर भी आप लोगों को सुटेबल लगे वहां पर ही आप आंसर दे सकते हैं, बस आप लोगों को आंसर देना है। तो इसका व्यू पॉइंट आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा जितने अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। और जितने भी लास्ट आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है थोड़ा सा उनका भी रिवीजन करके आप लोगों को यहां पर व्यू पॉइंट देने की कोशिश कीजिएगा, और मिनिमम 200 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और एक बात और बोलता हूं यार, यहाँ पर जो भी आप लोग यहाँ पर नीचे आंसर देते हैं तो एक दूसरे का आंसर भी रिव्यू किया कीजिए, ठीक है। एक दूसरे का आंसर रिव्यू किया कीजिए, आप लोगों को भी कई सारे पॉइंट्स
दूसरे के आंसर में से पढ़ने को मिलेंगे, तभी आप लोगों की एक क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट होगी। क्योंकि एसएससी में भी देखा जाए तो वहां पर भी आप लोगों को आज की डेट में ऐसे लिखने को आता है, बैंकिंग में सब जगह ऐसे लिखने को आती है अगर ठीक ठाक एग्जाम आप लोग देते हैं। इसके अलावा यूपीएससी में तो सब जगह आ सही है, और पब्लिक सर्विस कमीशन है, सब जगह आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं इस तरीके के। तो आंसर लिखा कीजिए आप लोग। ओके, तो कल इस आर्टिकल को अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिर आप लोग अपना कंपेयर भी कर लेना इससे कि कहां कहां आपने कमी की है और कहां कहां सही था। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल क्या डिस्कस किया गया है यहाँ पे, डीमोनेटाइजेशन जो आज की डेट में हुआ है और पुराने टाइम में भी डीमोनेटाइजेशन हुआ है, तो दोनों को कंपेयर किया गया। इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये वाला आर्टिकल सेंसस के बारे में, तो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर। आप लोगों को बताना है कि सबसे पहला सेंसस इंडिया में हिस्ट्री में कब स्टार्ट हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। बिफोर इंडिपेंडेंस सबसे पहला सेंसस कब था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला सेंसस कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है ना। तो आप लोगों को दोनों के बारे में यहां पर लिखना है, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये भी यहां पर लिखना है। उस टाइम पर कौन हमारे मतलब यहां पर गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, ये भी आप लोगों को नीचे लिखना है। ओके, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री का। तो आज की डेट में जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, देखिए लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपनी लैंग्वेज से प्यार कीजिए, ठीक है। अपनी लैंग्वेज को जितना ज्यादा प्यार कर सकते हैं उतना ज्यादा प्यार कीजिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में लैंग्वेज जो है वो विलुप्त होती जा रही है। हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेट होकर आते हैं किसी रूरल एरिया से किसी अर्बन एरिया में रहने के लिए। वहां पर क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हुए हमको लोगों को शर्म आती है। तो उस तरीके की शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी के ऊपर बहुत सारे रिसर्चर बोल रहे हैं कि जो माइग्रेशन का फंडा है उसकी वजह से जो लैंग्वेज है विलुप्त होती जा रही है। कुछ इन्होंने गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया यहाँ पर। देखिए ये बोल रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेंसस आने वाला है 2011 से बाद में, अब 2021 में हमारा नेक्स्ट सेंसस आएगा, पर लेकिन हमारे यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड जो डेटा है वो पब्लिक में, एक तो पब्लिक में नहीं रखा जाता है पिछले कुछ टाइम से कुछ लैंग्वेज के लिए। देखिए जो यहाँ पर आगे आप लोगों को आगे आगे देखने को मिलेगा, जैसे जैसे अभी आर्टिकल चलेगा कई सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जो आपको राइटिंग में हेल्प करेगी। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, अच्छे से देखते हैं इसको। तो स्टार्ट कहां से किया जाता है, देखिए जो हम आज की डेट में जो ह्यूमन स्पीसीज है वो क्या करती है, बोलती है, बोलने की एबिलिटी है हमारे पास में। तो ये बोलने की एबिलिटी अगर देखा जाए आदि मानव के टाइम पे अगर पहुंच जाए हम लोग, उस टाइम पर हमारे पास में बोलने की एबिलिटी नहीं थी। तो बोलने की एबिलिटी नहीं थी तो क्या हो गया, ये एक नेचुरल गिफ्ट नहीं है। हम जो आज की डेट में बोल रहे हैं ये हमारे द्वारा की गई कोशिश है, जो ह्यूमन जो धरती पर आए उनके द्वारा की गई कोशिश है, जिसकी वजह से आज की डेट में हम बोल पाते हैं। हम लोगों ने इस तरीके के सिंबल जनरेट किए, हम लोगों ने कोशिश की, तो बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने एफर्ट लगाया, उसके बाद में आज की डेट में हम लोग बोल पाते हैं। जो हम ये आज की डेट में दुनिया भर की लैंग्वेज बोल लेते हैं, तो ये एक नेचुरल गिफ्ट नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए साइंस और सिंबल्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोल पाते हैं, वर्ड निकलते हैं हमारे माउथ से। और आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूं अभी और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये नेचुरल गिफ्ट नहीं है, ठीक है। इस तरीके की जो लैंग्वेज क्रिएट की गई है हम लोगों के द्वारा की गई है, बहुत लंबे टाइम तक इसके ऊपर वर्क करने के बाद में। तो ये बात बोली गई है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा मेंटल वर्क यहाँ पर किया गया है, क्योंकि किस तरीके का लैंग्वेज होना चाहिए। ABCD हो गया, A, ये सब हो गए, उर्दू हो गया, मतलब दुनिया भर की इंग्लिश हो गए, सारी लैंग्वेज इस तरीके से जो क्रिएट की गई है। चाइना की लैंग्वेज ले लीजिए, काफी टफ लैंग्वेज मानी जाती है, तो ये जनरेट की गई है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो स्टार्टिंग से नहीं, जो स्टार्टिंग से बोलना नहीं जानता है कि उसको पापा बोलना है, फादर बोलना है, मोम बोलना है, मदर बोलना है, माता बोलना है, मम्मी बोलना है। ये सारी लैंग्वेज हम लोगों के द्वारा जनरेट की गई है, क्रिएट की गई है, जिसके बाद में अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो उसी तरीके से उस लैंग्वेज में ढल जाता है और उसी तरीके से उसका इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट करता है और वो आगे चलता रहता है। तो ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। ओके, तो ये आगे बोल रहे हैं कि ये कल्चरल प्रोडक्शन है, मतलब हम लोगों के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। ये ऐसा नहीं है कि हमको भगवान ने दी है लैंग्वेज, हम लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो एक तरीके से इंटेंजेबल भी है। देखिए इंटेंजेबल क्या होती है, मतलब जो अविच्छेद ना हो सके, जो खराब ना हो सके, ये हमेशा ऐसी चलती रहेगी, जो मतलब गल सड़ न सके, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। कल्चरल हेरिटेज साइट का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, टेंजेबल इंटेंजेबल में जब नाम सुनते हैं तो उस तरीके के वर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए मीनिंग में, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पर कि अगर यूनेस्को की बात करें हम लोग, वो भी इसको प्रमोट करते हैं इंटेंजेबल के तौर पर, इंटेंजेबल कल्चर राइट के तौर पर। और हम लोगों ने इसको साइन भी कर रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के चार्टर में भी इसको रखा गया है, जिसको हम सिग्नेटरी भी है। और हम लोगों ने कल परसों भी एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने वहां पर जाकर क्या किया है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस तरीके से अपने कंप्लीट कर रहे हैं। और वो आर्टिकल क्रिटिसाइज कर रहा था कि आप लोग गाना ज्यादा गाते हैं और काम कम करते हैं। तो वो बातें हम लोगों ने इस आर्टिकल में डिस्कस की थी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हम सिग्नेटरी भी है, और हम लोग बोलते भी हैं कि हमारे यहाँ पे कल्चर, हम अपनी जहां भी बात करते हैं गवर्नमेंट कल्चर चिल्लाती रहती है, पर लेकिन जब कल्चरल को ढंग से इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जितनी बातें यहाँ पर बोली जा रही है उसके बैकग्राउंड में अगर जाकर देखा जाए आज की डेट में,
तो नया सेंसस आने वाला है, पर लेकिन क्या किया जा रहा है, अब तक भी डेटा अवेलेबल नहीं है कि लैंग्वेज कितनी है हमारी कंट्री में और किस तरीके से हमारे यहाँ पर लैंग्वेज विलुप्त हो रही है, उसके ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं की जा रही है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं। वैसे अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो पुराने टाइम से भी, जैसे कॉलोनियल टाइम की बात की जाती है, कॉलोनियल टाइम बोला जाता है जिस टाइम पर यहाँ पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, उस टाइम की बात करें तो लैंग्वेज को सेंसिटिवली लिया जाता था बहुत ज्यादा। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह या पत्रिका कोई भी छपती थी उस टाइम पर, अगर कोई भी बैन लगाया जाता था तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पर लगाया जाता था। अच्छा बताइए, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पर जब एक टाइम पर बैन लगाया गया था तो वो किसके द्वारा लगाया गया था? कौन थे उस टाइम पर जो यहाँ पर वायसराय थे? कौन थे उस टाइम पर जब उसको बिल्कुल एक तरीके से बैन कर दिया गया था? और उसका नाम भी लिखिएगा, कौन सा एक्ट था जिसके तहत वो लगाया गया था। और सेकंड टाइम आप लोगों को ये भी बताना कि किसके द्वारा हटाया गया था। थोड़े से हिस्ट्री के क्वेश्चन है, पर लेकिन आप लोगों को काफी फायदा करेंगे, थोड़ा सा जाके उसको देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में भी अगर क्वेश्चन निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहती है उसकी, जो कि करंट में चल रहा है। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा आंसर दीजिएगा इसका भी जाकर। तो बात क्या की जा रही है, उस टाइम पर भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती थी, और आज की डेट में जो हैंडल किया जाता है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा टॉपिक हैंडल किया जाता है लैंग्वेज से रिलेटेड। पर अगर हम दूसरी डायरेक्शन में देखा जाए, हम जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो सिटीजन के साथ में शेयर ही नहीं कर रहे हैं, और ये प्रायोरिटी भी नहीं रखी है हम लोगों ने। अगर देखा जाए तो 1961 में जो कंप्लीट एक लिस्ट बनाई गई थी कि हमारे यहाँ पे 1652 मतलब 1652 लैंग्वेज के नाम दिए गए थे कि ये लैंग्वेज है, मदर टंग है जो कि बोली जाती है। तो उस टाइम के बाद में एक लेवल भी लगा दिया गया। वो लेवल क्या था कि अगर लेवल क्या लगाया गया था कि अगर कोई भी इंसान कि 10,000 से ज्यादा अगर स्पीकर नहीं है किसी लैंग्वेज को, तो उस लैंग्वेज को यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये लेवल लगाने के बाद में ये बोला है कि लेवल तो आप लोगों ने लगा दिया, ना उसके ऊपर कोई डिस्कशन किया, ना उसके बारे में किसी से कुछ पूछा, बस अपने हिसाब से उठा के उस पर लेवल लगा दिया। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला है कि अगर देखा जाए तो काफी लैंग्वेज पे उस टाइम पे लेवल लगा दिया गया आप लोगों के द्वारा, और आज तक भी किसी लैंग्वेज को काउंट करके इस तरीके से सामने लेकर आप लोग नहीं आ रहे हैं कि उस टाइम पर देखिए लेवल लगाया गया, पर लेकिन आज तक तब से बहुत सारी लैंग्वेज विलुप्त होती जा रही है, तो आप लोग उस पर फोकस ही देकर नहीं चल रहे हैं। तो लगभग कितनी बोल रहे हैं यहाँ पर 1100 लैंग्वेज पे लेवल लगा दिया गया, और 1971 के सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए तब से ये चीजें चली हुई आ रही हैं। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं ये, तो लिस्ट जो निकल के आई उसमें 108 लैंग्वेज थी, जबकि अगर देखा जाए 1 डिकेड एगो तो 1652 लैंग्वेज थी। तो लैंग्वेज गायब होती जा रही है अगर यहाँ पर इनकी माने। आगे देखे बोला जाए, अगर ढंग से देखा जाए तो अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो 6000 के करीब आज की डेट में लैंग्वेज है, पर लेकिन अगर इंडिया का देखा जाए तो 1/5 लगभग जितना हमारे यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो 1/5 हम यहाँ पर हमारी कंट्री में है। पर सेंसस को अगर देखा जाए, जो सेंसस 1971 का था उसके द्वारा, इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए 2011 के हिसाब से अगर देखा जाए, 2011 के हिसाब से अब 2021 में नेक्स्ट सेंसस होने वाला है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके से लैंग्वेज जो है इग्नोर की जाती है, लैंग्वेज हमारे यहाँ पे इग्नोर की जा रही है, और उसकी वजह से ये इग्नोर किसकी वजह से की जा रही है, मैक्सिमम माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेट होकर आते हैं, मान लीजिए आज की डेट में माइग्रेट होकर आए, किसी की शादी हुई, ठीक है ना, कोई गांव का रहने वाला बंदा है, उसकी शादी हुई और किसी अच्छी खासी कंपनी में, गूगल में या फिर किसी भी कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है, तो वहां पर इंग्लिश का कल्चर है, तो वहां पर जाकर इंग्लिश बोलेगा। फिर क्या होगा, शादी होगी, शादी के बाद में बच्चे होंगे, तो बच्चों को भी कोशिश करेगा कि इंग्लिश ही बोली जाए बच्चों के द्वारा भी। तो इस तरीके से लैंग्वेज क्या होने लगती है, लैंग्वेज खत्म होने लगती है इस तरीके से। तो ये कंडीशन निकल के आती है अगर देखा जाए तो, लैंग्वेज खत्म हो जाती है, फिर आगे आने वाले टाइम में तो वो लैंग्वेज चली ही जाती है। तो अगर 1961 और 2011 के बीच की बात करें हम लोग, तो 250 के करीब लैंग्वेज जो है वो डिसअपेयर हो चुकी है। और राइटर लिखने वाले ये बोलते हैं कि अगर यही कहानी चलती रही तो आने वाले 2 से 3 डेकेड में क्या होगा, कहानियों जो लैंग्वेज है 300 लैंग्वेज और खत्म हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारा जो लैंग्वेज के प्रति रवैया है वो भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप लोग चाइना की बात करें, अगर लोग जापान की बात करें, किसी और कंट्री पे आप लोग चला जाइए, अगर यूएसए की बात कर लीजिए, उनकी खुद की लैंग्वेज है तो वो अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं। आखिर हम लोग क्यों अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, हम क्यों अपनी लैंग्वेज बोलने में हमको अपनी लैंग्वेज बोलने में क्यों शर्म आती है। अगर कहीं पर आप लोग जाते हैं, मान लीजिए बिहारी हैं, आप लोग बिहार की लैंग्वेज बोलते हैं तो बोलिए यार, कहीं पे भोजपुरी बोलते हैं तो बोलिए, अगर आप मराठी बोलते हैं तो बोलिए, गुजराती बोलते हैं तो बोलिए। अपनी लैंग्वेज को आप लोगों को जीवित रखना है। अगर इस तरीके से अपनी लैंग्वेज बोलते हुए शर्माएंगे तो आने वाले टाइम में वो लैंग्वेज आप लोगों को मतलब हिस्ट्री में दिखेगी कि कभी वो लैंग्वेज बोली जाती थी, तो थी में आ जाएगी वो लैंग्वेज। अगर उसको थी से बचाना चाहते हैं तो अपनी लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए और उसको बोलने में कभी भी शर्माइए नहीं। वो आपकी लैंग्वेज है, वो बहुत ही एफर्ट के द्वारा, गॉड गिफ्टेड नहीं है वो
किसी ने स्टार्ट की होगी, बोलना स्टार्ट की होगी, समझना स्टार्ट की होगी, उसके सिंबल बनाए गए होंगे, तब जाकर वो एग्जिस्टेंस में आई है। गॉड गिफ्ट नहीं है वो लैंग्वेज। तो वो किस तरीके से बनाई गई थी, तो उसको आप इतनी आसानी से कैसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको खत्म नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज जितना हो सके कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। जैसे आज की डेट में क्या आते हैं आप लोग पढ़ने के लिए यहां पर आते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके का कोई बंदा मिलता है, उसको सिखा सकते हैं अपनी लैंग्वेज, यार देखिए मेरी लैंग्वेज है, इस तरीके से एक दूसरे की लैंग्वेज शेयर कर सकते हैं, ना कि बोलने में शर्म करे। तो इस तरीके का हम लोगों को वो रखना है अपना इन्वायरमेंट। लैंग्वेज बोलने में शर्म नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज शेयर करनी है, जिससे कि आप लोग की लैंग्वेज और बोल सकें और दूसरे की लैंग्वेज आप लोगों को समझ सके। तो डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी में हम लोगों को जीना है, ना कि उस डाइवर्सिटी को खत्म करना है हम लोगों को, ओके। और फिर बाद में यही बात बोलते हैं कि जो माइग्रेशन की वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसकी वजह से लैंग्वेज जो है वो खत्म होती जा रही है। जो डाइवर्सिटी है, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारी कंट्री की जानी जाती है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। और आगे क्या बोल रहे हैं ये, आने वाले टाइम में अगर बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अगर ये बात चलती रही, तो जिस तरीके से कोस्टल कम्युनिटी है या फिर जो नॉर्मेडिक होते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं अपनी कम्युनिटी, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह भुब्बलिया बोलते हैं, अगर नॉर्मल एरिया में नॉर्थ इंडिया में उनको देख लीजिए, इधर उधर जाते हैं वो अपना सामान्य बनाते हैं लोहे वगैरह का, तो आप लोगों को दिखेगा रोड साइड में उनके कहीं ना कहीं वो रहते हैं, उनके डेरे टाइप के, यहाँ से आज यहाँ कल कहीं और पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हिल्ली कम्युनिटी है, आदिवासी माइनॉरिटी है, तो इनकी लैंग्वेज तो आने वाले टाइम में डिसअपियर ही हो जाएगी ढंग से, अगर इसी तरीके से चलती रही। आगे क्या बोलते हैं, इसको समझाने की बात कर रहे हैं बड़े खूबसूरत से मोहम्मद इकबाल के उससे शेर से इसको समझाने की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये, तो उन्होंने बोला था ये जो गुलिस्तान है हम बुलबुले हैं इसकी, मतलब जिस तरीके से एक गुलिस्तान में अगर देखा जाए, गार्डन अगर कोई एक लिया जाए, उसमें जो चिड़िया हैं वो चहचाती है, अलग अलग आवाज आती है, कोयल की अलग आएगी, कौवे की अलग आएगी, और भी सारी जितनी भी चिड़िया हैं वहां पर सबकी आवाज निकल निकल कर आती है वहां पर। तो उस तरीके से यहां पर बोला है कि अगर ये कंडीशन चलती रही तो ये लैंग्वेज खत्म हो जाएगी, और जो हम गुलिस्तान की बात कर रहे हैं तो वो गार्डन फिर बच नहीं जाएगा, वो गुलिस्तान हमारा बच नहीं जाएगा, अगर हमारी लैंग्वेज ही खत्म हो जाएगी। सब जगह देखने को मिलेगा ओनली इंग्लिश और हिंदी। तो इस तरीके से ये बातें नहीं करनी है हम लोगों को। दूसरी जो लैंग्वेज है छोटी छोटी, जो आप लोकल एरिया में बोलते हैं, जो भी अपने वर्ड यूज करते हैं, जिनको सुनकर आज के डेट में आप लोग हंसते हैं, तो हंसना नहीं है, उनको गर्व से उनको बोलना है, क्योंकि वो क्रिएट किए गए हैं। तो आप लोगों का कोई हक नहीं बनता है कि आप लोग उनको खत्म करें, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत के द्वारा वो बनाए गए हैं। तो देखिए ये आगे आर्टिकल भी था, ये छोटा सा आर्टिकल था। यहाँ पर अगर देखा जाए हिंदी मीडियम, ये मूवी आ रही है इरफान खान की, यहाँ पे भी इसी चीज को लेकर ये परेशान है। हिंदी मीडियम में आज की डेट में सब लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, आखिर हिंदी मीडियम में क्यों नहीं? हम लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि हमारा हिंदी मीडियम भी आगे बढ़े? हमारी जो इतने लार्ज स्केल पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको भी हम खत्म करने पे तुले हुए हैं। कम से कम इसको तो अपना इंटरेस्ट करो, इसको तो बोलने में अपना गर्व फील करो, ठीक है। तो अपनी जो लैंग्वेज है उसको आगे लेके चलना है, और कोशिश करो कि देखिए मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में कोई पढ़ा है तो कोशिश करो कि हिंदी भी सीखे, आखिर हमारी लैंग्वेज है यार। वो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, पर अपनी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 ये गिनती हम लोग गिनते हैं, तो बहुत से को पता नहीं होता है। 63 बोल देते हैं कि 63 हो गए, 63 क्या होता है यार उसको उसमें बताओ, मेरी समझ में नहीं आया। 65 बोल दिया कि 65 हो गया, उसको उसमें बताओ यार, मतलब 1 2 में बताओ, मेरी समझ में नहीं आया। तो कम से कम इतना तो हम लोगों को जानना चाहिए अपनी लैंग्वेज के बारे में। अगर इस तरीके की कंडीशन बनी रही, आज ये हालत है, तो आने वाले टाइम में आप लोग सोच सकते हैं कि क्या हालत बन के आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर न्यूज थी, यहाँ पर दो ये मूवी है, एक तो हिंदी मीडियम और दूसरी सचिन ए बिलियनर ड्रीम। ये वाली दोनों मूवी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये नेक्स्ट आर्टिकल है, डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। डीमोनेटाइजेशन हुआ हमारा 2016 में नवंबर में, और एक पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था 1978 में। तो दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो रेट्रोस्पेक्टिव होता है पूर्व प्रभावी, मतलब अगर कोई आज की डेट में टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया जाए, और टैक्स इंप्लीमेंट करने आज की डेट में मान लीजिए जीएसटी इंप्लीमेंट करा है, ठीक है ना। ये कब किया है? ये अभी इस मंथ में इंप्लीमेंट किया है 1 जुलाई से। अगर बोल लें कि हम जीएसटी लेना स्टार्ट कर देंगे, 2011 से भी हम जीएसटी लेंगे, तो ये हो गया पीछे से जाके हमने इसको लेना स्टार्ट कर दिया, ओके। तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा। आगे देखिए ये बात क्या कर रहे हैं कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था 1978 में, उस टाइम पे ऑर्डिनेंस आया था, ठीक है। ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के थ्रू आता है? चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये बताइएगा कि दोनों का बताइएगा। जो ऑर्डिनेंस आता है प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर ऑर्डिनेंस आता है गवर्नर के द्वारा, किस किस आर्टिकल में आता है, ओके। ऑर्डिनेंस काफी रहा है आज की डेट में। तो देखिए जो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस निकल के आता है यहाँ पर अगर देखा जाए, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और फिर आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 में, उसमें चेंज किया गया था। फिर उसके बाद में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, पार्लियामेंट के थ्रू उसको इंप्लीमेंट किया गया था, आप लोग ये बोल सकते हैं। तो उस टाइम के डीमोनेटाइजेशन में और आज के डीमोनेटाइजेशन में काफी कुछ डिफरेंट है, ठीक है। आज का डीमोनेटाइजेशन इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात जो बोल रहे हैं यहाँ पर, आज के डीमोनेटाइजेशन जो है उसकी बड़ाई कर रहे हैं। बड़ाई किस तरीके से कर रहे हैं कि जो उस टाइम पर डीमोनेटाइजेशन था और आज का डीमोनेटाइजेशन,
तो दोनों को कंपेयर किया जा रहा है किस तरीके से। देखिए जो उस टाइम का जो डिमोनेटाइजेशन था, ये बोल रहे हैं राइटर लिखने वाले, आज का बहुत ही रीजनेबल है, मतलब एक अच्छे लेवल का डिमोनेटाइजेशन है, प्रॉपर वे में किया गया है। क्या बोले जा रहे हैं कि उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, बस उन्हीं आदमियों को, इंसानों को एक तरीके से नोट एक्सचेंज करने की बात की गई थी जिनके पास में काउंटर पर जाकर, जिनके पास में अकाउंट नहीं है। इसके अलावा क्या किया गया था, आरबीआई के ऑफिसर्स ही उस काम को कर सकते थे। जिस तरीके से आज की डेट में जो बैंक के ऑफिसर्स, हर एक बैंक उसको चेंज कर रहा था, उस टाइम पे आरबीआई के ऑफिसर्स ही फ्यू ब्रांच में जाकर वो काम कर रहे थे। पर आज की डेट में यहां पर सारे बैंक लगे हुए थे, ऐसा नहीं था कि आरबीआई के ऑफिसर्स को ही ये काम दे रखा था। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि जिस दिन से हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया था उसके एक दिन आगे भी कोई भी पुराने नोट यूज नहीं कर सकता है, बल्कि आज की डेट में यहां पे हमने अलाउड किया था। बैंक पे अगर कोई चाहे तो पेट्रोल पंप पे यूज कर सकता था, ट्रेवलिंग कर रहा है वहां पे भी उसको, थोड़ा हॉस्पिटल में भी कई जगह अलाउ किया था। तो उस टाइम पे काफी डिफिकल्टी फेस की थी। आज की डेट में देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी काफी हेल्प की, अगर देखा जाए उस टाइम के कंपेयर में। फेसबुक, यूट्यूब पे ले लीजिए, दुनिया भर की वीडियो निकल के आ गई कि ये नए नोट आ गए, इनमें चिप लग रही है, पता नहीं कैसी कैसी वीडियो निकल के आई। तो वो भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाने का काम किया। और अवेयरनेस के साथ साथ में देखिए उल्टे सीधे काम भी होते हैं, जिस तरीके से नमक, जिस तरीके से सोल्ट के ऊपर बात की गई थी कि सोल्ट भी आना मार्केट में बंद हो जाएगा, तो उसकी भी 500 रुपए की जो पैकेट थे वो बिचने लगे थे मार्केट में। तो खैर नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, वो एक अलग बात है, पर लेकिन फिर भी कुल मिला के एक नॉर्मल डिमोनेटाइजेशन रहा। अगर देखा जाए उस टाइम पर टाइम की बात करें तो उन्होंने जो टाइम दिए थे नोट एक्सचेंज करने के लिए 6 दिन दिए थे, आज की डेट में जो दिए गए थे वो 51 दिन दिए गए थे। तो काफी हद तक इसको सराह रहे हैं कि जो आज वाला जो डिमोनेटाइजेशन है वो ज्यादा बेटर रहा है जो पुराने वाला डिमोनेटाइजेशन था उसके कंपेयर में। देखिए ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है एड्स से रिलेटेड, जो एड्स इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में आज की डेट में क्या बोला गया है, काफी कमी भी आ रही है और अच्छे लेवल पे वर्क किया जा रहा है। तो सराहा किसको गया यहाँ पे, इंडिया की जो फार्मा सेक्टर है उसको काफी सराहा गया, क्योंकि हम क्या करते हैं, काफी सस्ती दवाई बनाते हैं, ठीक है ना, काफी सस्ती दवाई हमारी मार्केट में रहती है एज कंपेयर टू अगर डेवलप्ड कंट्री और दूसरी कंट्री के तरीके से देखा जाए। तो इसलिए इसको सराहा गया है कि काफी हम काम कर रहे हैं इसमें, और इंडिया की जो दवाई है वो काफी लेवल पर वर्क करती है। पर लेकिन एक जो नेगेटिव चीज है वो ये है हमारे यहाँ पर कि देखिए इंडिया की दवाई सारे लेवल पे वर्क कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर देखा जाए इंडिया में आज की डेट में 2.1 मिलियन पीपल जो है उनको एचआईवी है, और हर साल लगभग कितना बोला जा रहा है, 80,000 आदमियों को एचआईवी होता है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है अगर निकल के आती है। हम लोग क्या करते हैं, अपना हम लोग शर्माते हैं ये चीज शेयर करते हुए। ये चीज शेयर करनी चाहिए, अगर कोई बड़ा भाई बहन है या फिर पेरेंट्स है उनको बच्चों के साथ में शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में देखिए आज की डेट में सब रिलेशन में रहते हैं और फिजिकल रिलेशन बनाना बड़ा नॉर्मल बन गया है। तो फिजिकल रिलेशन में उनको बताना चाहिए कि कम से कम अपनी लाइफ के साथ में तो नया खेले, फिजिकल रिलेशन बनाना है तो कम से कम सेफ्टी यूज करें, ठीक है ना। तो कॉन्डोम वगैरह होते हैं तो इस तरीके से वो सेफ्टी यूज की जाए ताकि आपकी लाइफ तो बची रहे। लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिल रही है। पुनर्जन्म में विश्वास मत कीजिए, पता नहीं क्या बनेंगे आगे जन्म में चल के। तो एक छोटी सी लाइफ मिली है, भले ही आप लोग कुछ भी कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है करने के लिए, पर लेकिन सेफ्टी तो यूज कीजिए कम से कम, जिससे कि इस तरीके की एक्टिविटी न हो। 80,000 आदमी पर ईयर तो बहुत ह्यूज नंबर होता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी कम से कम, और जैसे कि पेरेंट्स को हो जाता है तो वो समझ में आती है, फिर चिल्ड्रन को भी ट्रांसफर हो जाता है, तो आने वाली जनरेशन को भी नुकसान होता है इससे। एट प्रेजेंट वाली जनरेशन को नहीं, आने वाली जनरेशन पे भी दिक्कत रहती है इसकी। तो इस तरीके की एक्टिविटी में कम से कम अगर अवेयरनेस लेके हम लोग चले तो तब ज्यादा फायदा है। तो ये क्या बोला है कि बैड न्यूज हमारे लिए क्या है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो बैड न्यूज ये है कि 95% जो है आज की डेट में के जो होते हैं 2016 में अगर देखा जाए तो 10 कंट्री निकल के आए, और 10 कंट्री में इंडिया जो है वो सबसे आगे निकल के आ रहा है। तो इस तरीके की हम लोगों को कम से कम अवेयरनेस फैलानी है। तो आप लोग आगे बढ़ के आइए, अपने आसपास में खुद भी इस तरीके से सेफ्टी यूज कीजिए और दूसरों को भी अवेयर कीजिए कि कम से कम जान तो कम से कम जोखिम में मत डालिए। देखिए एक बात मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी कि रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो सेल्समैन हूं। तो जो वो बात मैंने बोली थी रॉकेट सिंह मूवी की, तो जो रिस्क लेना पड़ता है, तो इस तरीके का रिस्क क्या लेना कि आपकी लाइफ ही उसमें पड़ जाए। अगर इस तरीके का रिस्क लेंगे तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी, आगे रिस्क लेने लायक बचेंगे ही नहीं कहीं। तो रिस्क हमेशा इस तरीके का लेना चाहिए कि आपकी लाइफ पे, आपकी बॉडी पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, जिससे कि फ्यूचर में भी रिस्क ले सके। रिस्क आप मनी का रिस्क ले सकते हैं, आप अपनी सारी मनी उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सही सलामत रहेंगे तो फ्यूचर में मनी कमा लेंगे कितनी भी, पर लेकिन अगर लाइफ का रिस्क लेंगे तो फिर वो फंडा आप लोग संभाल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ये आप लोग अवेयर करा सकते हैं आसपास वाले एरिया में अपने। दूसरी भी कुछ इसी तरीके की न्यूज है, डेटा पॉइंट में यहां पर आ रही है। स्पीड ब्रेकर की वजह से आज की डेट में काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो मैक्सिमम जो देखने को मिल रहा है यहां पे वो डेटा यहां पर 2014 और 2015 का यहां पर दिखा रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आगे, तो ये ऊपर दे रखा है नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, फिर दे रखा है कि कितने किल होते हैं उसकी वजह से और कितने इंजर्ड होते हैं। तो डेटा देखिए रोड एक्सीडेंट इतने होते हैं और मैक्सिमम देखिए मरने वाले हैं, और देखिए इंजर्ड होने वाले भी काफी हैं। और ये डेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2015 की बात की गई है और यहाँ पर भी लगभग इतना ही है। पर लेकिन जो ये वाला डेटा ये थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, इंजर्ड होने वाला, ठीक है ना। मरने वालों की संख्या घट रही है हालांकि, पर लेकिन ये देखिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस होनी चाहिए।
बाइक की एक नॉर्मल स्पीड रखें, नॉर्मल स्पीड रख के चलाएंगे तो फायदा रहेगा, वरना जान मान और दोनों की हानि होती है। फिर पेज 10 पर ये न्यूज दे रखी है, काफी अच्छी। देखिए जिस तरीके से डोकलाम वाले एरिया में दोनों में एक तरीके से स्टैंड ऑफ बन गया है चाइना और इंडिया के बीच में, तो सुषमा स्वराज जी बोल रही है कि ये एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि दोनों अपनी आर्मी पीछे दोनों अपनी आर्मी पीछे हटाएं। ऐसा नहीं है कि एक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उससे फिर कहीं ना कहीं इंसल्ट हो जाएगी, ये देखने को मिलेगा कि यार उसने डर के मारे अपनी आर्मी पीछे हटा ली। तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं निकल के आनी चाहिए, तो दोनों अपनी आर्मी पीछे हटाएं। और अगर देखा जाए तो हम अपनी जगह सही है, और ये बोल रहे हैं कि सारी कंट्री वर्ल्ड की हमारे साथ में है। और आगे आने वाले टाइम में देखिए ब्रिक जो समिट होने वाली है वो कहां पर होने वाली है, वो होने वाली है चाइना में। अच्छा ये बताइए ब्रिक समिट स्टार्ट कब हुई थी? ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी और उसके बाद में स्टार्टिंग में क्या नाम था, और एक नई कंट्री ऐड हुई थी वो कब ऐड हुई थी? तो ब्रिक के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नीचे देनी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये एक ग्रुप है जिसमें खासकर इंडिया और चाइना दोनों रहते हैं, और जिस तरीके की सिचुएशन बनी है तो उसके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हैं आज तक जितने प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में बने हैं तो यहाँ पर सबके नाम दे रखे हैं, रटने नहीं है पर थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, और खासकर लास्ट के 3-4 का तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। प्रणब मुखर्जी हो गए, प्रतिभा पाटिल जी हो गई, एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, यहाँ पर KR नारायण सर हो गए। तो इस तरीके से कुछ का आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर दे रखा है मैप के थ्रू, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है हालांकि रटना नहीं है पर थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए ये क्या बोला जा रहा है, जापान के साथ में न्यूक्लियर डील जो हो रही है वो फोर्स में आने वाली है। जापान एक ऐसी कंट्री है जब से उस पर हिरोशिमा और नागासाकी के बम अटैक हुआ था तब से लेके उन्होंने न्यूक्लियर में अपने एग्रीमेंट करने बंद कर दिए थे और न्यूक्लियर एनर्जी को साइड में रखना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में अगर देखा जाए उनके वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पर क्या हुआ था, उसमें ब्लास्ट हो गया था 2011 की सुनामी में। तो इसलिए न्यूक्लियर का नाम आते ही ये डरने लगते थे, ठीक है ना। पर लेकिन आज की डेट में ये न्यूक्लियर को एनर्जी को एक सेफ यूज के लिए, क्लीन यूज के लिए आगे लेके आ रहे हैं। तो इनके साथ में हमारे पैक्ट साइन हो गया है, तो इसी के लिए आगे आने वाले टाइम में काफी फायदा होने वाला है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ये भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, हमारी कंट्री में भी इस तरीके का होना चाहिए। ये जो है कहाँ की है, ये जापान की है। यहाँ पर देखिए बच्चों की केयर करना सिखाया जा रहा है, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बेबीज लग रहे हैं, यहाँ पे इनकी केयर करना सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी केयर करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारी कंट्री में भी होते हैं, काफी अच्छा है। तो जस्ट ओनली एक इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे यहाँ पे देखिए शादी कर देते हैं, बच्चों की शादी कर देते हैं, चाइल्ड मैरिज होती है, तो इस तरीके की एक्टिविटी काफी होती है, पर लेकिन उसको केयर कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता है। अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारी कंट्री में, मतलब सब बातें सब बना देते हैं खड़े करके, लेकिन आगे निकल के कोई नहीं आता है। तो आप लोग आगे आइए, देखिए पार्टिसिपेट करिए जितना हो सकता है। जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की थी, ये कि हेग में है, ये हेडक्वार्टर इसका, रोनी अब्राहिम जो है इसके आप लोग याद रखे तो रख सकते हैं। और 15 यहाँ पे जज होते हैं, ठीक है ना, 15 जज होते हैं, 9 ईयर की टर्म्स होती है यहाँ पे, ओके। इसके बाद में मैंने फ्लैग के बारे में पूछा था, तो जो हमारा फ्लैग की अगर बात की जाए तो ये नाम आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार हिस्ट्री में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है ना। तो पिंगली वेंकैया, इनके द्वारा ये हमारा डिजाइन बनाया गया था, ओके। और जो गांधी जी के द्वारा प्रपोज किया गया था फ्लैग इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1921 में। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। देखिए लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और जब डिसलाइक करते हैं तो नीचे बताइए भी कि पसंद क्यों नहीं आया, जिससे कि मैं उसको इंप्रूव कर सकूं, ठीक है ना। जरा सा टाइम लगता है यार, दोनों काम करने में आप लोग आराम से कर सकते हैं, जिससे कि लेक्चर आप लोगों को और इंप्रूव वर्जन देखने को मिले। और अपने आसपास सफाई रखिए, और जितना आप चीजों को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो जाए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।